सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हमने एक कक्षा में देखा था कि लोक प्रशासन का विकास। फिर चूंकि अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं साथ में महाविद्यालयों की, जो हमारे थर्ड ईयर के बच्चों की और एमए फाइनल के बच्चों की कुछ एक क्लासेस चल रही, उस वजह से मैं बीच में एक दो दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाया था। क्योंकि अब आज मुझे समय मिला है तो आज मैंने फिर से बच्चों के लिए वीडियो बनाया तथा मैंने जो पहले वाली क्लास थी मैं आज उसी को पूरा कर रहा हूँ। साथ ही बीच में मुझे एक दो वीडियो सेकेंड ईयर के और एमए के विद्यार्थियों के लिए बनाने पड़े। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था कि लोक प्रशासन का जो विकास था। तो हमने उस पहले वाली जो हमारी कक्षा थी उसमें देखा था कि लोक प्रशासन का विकास 5 चरण में हुआ है। प्रथम चरण जो 1887 से 1926 का था उसका हमने पूरा स्टडी किया था। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा और उसकी सहायता से आपने बुक्स भी देखी होगी। जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको मटेरियल भेजा था आपने उसका भी अध्ययन किया होगा। आज हम देखना है द्वितीय चरण 1927 से 1937। ये सेकंड स्टेज है। हम किसकी स्टेज की बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन का सिद्धांत के रूप में, अध्ययन के रूप में किस तरह से विकास हुआ। तो पहले चरण के बाद में आता है दूसरा चरण। इस कक्षा में हम द्वितीय चरण और तृतीय चरण की चर्चा करेंगे। दोनों ही चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। सेकेंड स्टेज 1927 टू 1937। लोक प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण अत्यधिक महत्व का है। इस चरण की में महत्वपूर्ण जो बल था वो इस बात पर था कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं और लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी हैं उनका कार्य यह है कि इन सिद्धांतों का पता लगाएं और उनका क्रियान्वयन करें। क्योंकि कोई भी जो नई चीज़ होती है तो हमें क्या, कोई विचारधारा होती है नई नई, तो हमें क्या करना होता है उस विचारधारा को आगे फैलाने के लिए हमें ये करना होता है कि उस विचारधारा के हमें कुछ एक सिद्धांत बनाने पड़ते हैं और फिर उन सिद्धांतों के क्रियान्वयन पर जोर देना होता है। क्योंकि बिना सिद्धांतों के और बिना उनके ढंग से क्रियान्वयन के कोई भी विचारधारा खड़ी नहीं रह सकती। ये स्थिति हमारी इस विषय की थी। तो कुछ सिद्धांतों का पता लगाएं और उनके क्रियान्वयन पे उनको प्रोत्साहित करें। इस चरण की जो प्रथम पुस्तक थी वो थी W.F. विलोबी की लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विलोबी की पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य बात है कि वे इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार भी आ सकता है। विलोबी के बाद अनेक विद्वानों ने और भी पुस्तकें लिखनी शुरू की जिनमें प्रमुख नाम थे जैसे मेरी पार्कर फोलेट, हेनरी फेयोल, मुने, रेले और भी बहुत सारे हैं। 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक ने मिलकर एक पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखना 1937 में आई थी। अक्सर पूछ लेते हैं एक नंबर में कि पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी है या ये कब आई थी। अक्सर ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सेकेंड जो चरण था वो 1927 से 1937 तक था और ये पुस्तक 1937 में आई थी। तो इन सभी विद्वानों का ये दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण ये एक विज्ञान हो सकता है, क्योंकि विज्ञान में भी सिद्धांत होते हैं तो वही सिद्धांत प्रशासन में भी हैं। तो चूंकि प्रशासन एक विज्ञान है तो इसके आगे लोक शब्द लगाना क्या है, व्यर्थ है। हमें लोक शब्द की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत तो ऐसे होते हैं जो सभी जगह लागू हो सकते हैं, चाहे वो लोक हो या निजी हो। तो इन लोगों ने ये भी माना था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही हैं। क्यों एक है? क्योंकि वही सिद्धांत लोक प्रशासन में लागू होते हैं, वही सिद्धांत निजी क्षेत्र में भी लागू होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इस चरण के जो सिद्धांतकार थे, जो विद्वान थे, उनकी क्या मान्यता थी। हो सकता है आगे चल के उनकी मान्यता ध्वस्त हो गई हो, लेकिन हमें इस चरण की यही विशेषताएं बतानी होंगी। तो इन लोगों ने दावा किया कि लोक प्रशासन में सिद्धांत है, सिद्धांत होने के कारण ये विज्ञान है और चूंकि इसमें सिद्धांत है, सिद्धांत दोनों जगह समान रूप से लागू होते हैं, अतः लोक और निजी प्रशासन भी एक जैसे हैं। इसी चरण में एक महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है वो आप याद रखना कि गुल्लिक और उर्विक ने उन सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्प में लपेटा। पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनिम है जिसमें कुछ एक क्रियाएं हैं प्रशासन की। यह है कौन कौन सी है? पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। तो ये इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि पोस्ट कॉर्प किसने दिया है ना, तो गोलिक उर्विक। तो यह लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया गया। तो यह युग लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग था। इसके बाद में आता है तृतीय चरण 1938 से 1947।
चूँकि प्रशासन थे, प्रशासन के सिद्धांत थे, सिद्धांतों को वो बहुत सुदृढ़ सिद्धांत नहीं थे, इसलिए उनको शीघ्र चुनौतियाँ मिलने लग गई। 1938 से 1947 का जो चरण है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा है। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रकाशित हुई। चेस्टर बर्नार्ड ने जो स्वयं एक अत्यंत अनुभवी प्रशासक थे, अपनी पुस्तक में ऐसे किसी भी सिद्धांत का वर्णन ही नहीं किया उन्होंने। 1946 में हर्बर्ट साइमन लोक प्रशासन में एक बड़ा नाम है। चेस्टर बर्नार्ड भी लोक प्रशासन में एक बड़ा नाम है। तो 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपना एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पिछले चरण में जो सिद्धांत आए थे उनका मजाक बनाया। उनको उन्होंने कहा किंवदंती है, प्रोवर्ब्स है। सब उन्होंने एक लेख लिखा था, उसका नाम था द स्टडी ऑफ प्रोवर्ब, तथा के सिद्धांतों का उपहास किया तथा उन्हें किंवदंतियों की संज्ञा दी। एक साल बाद ही उन्होंने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखी, जिसमें उन्होंने ये भली बात ही सिद्ध किया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन में देखा जाए तो कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो अवधारणाएं मात्र हैं, ये तो किंवदंतियाँ मात्र हैं, ये तो मुहावरे मात्र हैं, प्रोवर्ब्स हैं जो एक दूसरे की विरोधी होती है। जैसे एक उदाहरण मिलता है, एक जो प्रोवर्ब है या एक लोकोक्ति होती है वो ये होती है कि संगठन में शक्ति है, जबकि दूसरी लोकोक्ति आपको ये भी मिल जाएगी कि एकला चलो रे। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपस में विरोधाभासी है। एक तरफ सिद्धांत है सेंट्रलाइजेशन का, दूसरी तरफ सिद्धांत है डिसेंट्रलाइजेशन का, दोनों परस्पर विपरीत हो गए। तो उन्होंने कहा कि जब एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में तो हम किस चीज़ पे ध्यान दें, कि किसको हम महत्वपूर्ण माने, किसको सही माने। इसलिए उन्होंने लिखा कि लोक प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1947 में एक विद्वान और थे, रॉबर्ट डाल। उन्होंने अपने एक लेख में ये भी सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान भी नहीं है। चूँकि सेकंड जो चरण था उसमें विद्वानों ने ये कहा था कि चूँकि लोक प्रशासन में सिद्धांत होते हैं और चूँकि लोक प्रशासन में सिद्धांत है, अतः लोक प्रशासन में विज्ञान हो सकता है। तो रॉबर्ट डॉल ने कहा कि लोक प्रशासन में कोई विज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन को सिद्धांत की खोज में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बाधाएं क्या क्या हो सकती है? तो ये जैसे कि पहली बात ये कि विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य होता है। दूसरी बाधा ये मानी उन्होंने कि मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिसमें प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। लोक प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में जो तीसरी बाधा इन्होंने बताई, जो तृतीय बाधा इन्होंने मानी, वो इन्होंने मानी कि सामाजिक ढांचा, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन अपना कार्य करता है, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन स्वयं को पाता है। इस तरह से हमने देखा कि लोक प्रशासन का जो तीसरा चरण था वह चुनौतियों से और आलोचनाओं से भरा हुआ था। अर्थात पहले चरण में तो लोक प्रशासन का जन्म हुआ, दूसरे चरण में लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों की संरचना की गई, लोक प्रशासन के लिए कुछ एक सिद्धांत बनाए गए, नए नए सिद्धांत इसके लिए गढ़े गए। फिर दूसरे चरण के बाद में जो तीसरा चरण आया उसमें इन सिद्धांतों का विरोध शुरू हो गया। विरोध क्यों हुआ? आपको बेसिक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो सेकंड चरण था उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर दिया था। उनका ये मानना था कि लोक प्रशासन में सिद्धांतों के माध्यम से ही अधिकतर कार्य होते हैं, लोक प्रशासन को विज्ञान सिद्धांतों के माध्यम से बनाया जा सकता है। लेकिन जब थर्ड चरण आया उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन तो व्यक्तियों के साथ कार्य करता है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं होते, और आपने जो सिद्धांत दिए हैं, आपने जो सिद्धांत बताए हैं वो तो एक लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, इनमें कहावतों का दोष पाया जाता है जो परस्पर विरोधाभासी होती है। तो जो तृतीय चरण था उसके प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? उसके प्रमुख विद्वान अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल, चेस्टर बर्नार्ड। ये इस चरण के प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने लोक प्रशासन में जो निहित सिद्धांत थे उनमें कमियां खोजी और लोक प्रशासन को धरातल पर लाने का कार्य किया। इनमें जो एक महत्वपूर्ण, हर्बर्ट साइमन एक बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और हर्बर्ट साइमन ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, चेस्टर बर्नार्ड ने भी किया है। लेकिन हर्बर्ट साइमन एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है एक नंबर में कभी पूछ लें, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज़ मिला है, और नोबेल प्राइज़ इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द मॉडल्स ऑफ मैन। आप आगे जब और पढ़ेंगे कि हर्बर्ट साइमन का योगदान निर्णय निर्माण में भी था, वो भी अपने सिलेबस में है।
तो ये सभी विद्वान थे, इन्होंने सभी ने ये माना कि लोक प्रशासन में सिद्धांत वगैरह नहीं होते, लोक प्रशासन तो मूल्यों पर आधारित होता है। तो इस तरह से हमने लोक प्रशासन के हमारी जो 2 क्लास थी उनमें हमने लोक प्रशासन के 3 चरणों पर अध्ययन किया है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोक प्रशासन के जो बचे हुए 2 चरण हैं उनके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो को देखें, सुने, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप इसको पढ़ें बार बार और इसकी अवधारणा को समझने की प्रयास करें, क्योंकि आप सभी के विषय नया है अधिकतर विद्यार्थियों के। तो जब तक आप इसकी अवधारणा को नहीं पकड़ेंगे तब तक मुझे लगता है आप लोक प्रशासन का दर्शन नहीं समझ पाएंगे। और इसके जो शुरू के कुछ एक चैप्टर हैं वो अगर आपको इसके समझ में आ गए तो आगे आपको दिक्कत कम आएगी। क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार हम क्लासेज इस तरह से ले रहे हैं, अदरवाइज़ आप क्लास में आते तो मेरे विचार में आपको बहुत अच्छा लगता और हम लोक प्रशासन का जो विकास है उसको बहुत अच्छे से मैं अच्छे से कक्षा में करवाता हूँ बच्चों को। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो इसको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोक प्रशासन के विकास की जो शेष 2 चरण हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे।